नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आज हम लोग कक्षा 12 के अध्याय 11 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे लगभग 8 नंबर के क्वेश्चन आपके वार्षिक एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसके जन्मदाता A.O. ह्यूम को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। प्रथम अधिवेशन इसका बम्बई में ही गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसका पहला अधिवेशन बम्बई में, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 86 में, 87 में मद्रास में, 88 में चौथा अधिवेशन इसका इलाहाबाद में हुआ था। इसके बाद 85 में इसके बाद 5वां अधिवेशन फिर से मुंबई में, 6वां अधिवेशन कलकत्ता में, 7वां नागपुर में और 8वां पुनः इलाहाबाद में संपन्न हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्त क्वेश्चन नंबर 2, कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन के क्रियाकलापों को अध्ययन की दृष्टि से कितने चरणों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? तो कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन के क्रियाकलापों को हम मुख्यतः 3 चरणों में बांटे हैं। पहले चरण का नाम 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है तब से शुरू होता है और 1905 तक ये चलता है। इस चरण को हम नरमपंथियों का या उदारवादियों का काल कहते हैं। इसके प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र बनर्जी, SN बनर्जी आदि थे। इनकी नीतियां अंग्रेजों के प्रति उदार थी और ये पत्राचार के माध्यम से अपने कार्य करवाने में विश्वास रखते थे। दूसरा चरण आता है 1905 से 1919 के बीच में, जिसे उग्र राष्ट्रवादियों का या गर्मपंथियों का काल कहा जाता है। इसमें इसके मुख्य नेता महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक, बंगाल से बिपिन चंद्र पाल तथा पंजाब से लाला लाजपत राय। इन तीनों नेताओं को एक साथ लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है और इनके कार्य करने की शैली उग्र थी और ये विश्वास करते थे कि हम याचना अधियाचना के माध्यम से भारत को आज़ाद नहीं करा सकते हैं, इसके लिए हमें शस्त्र की आवश्यकता भी पड़ेगी। उसके बाद अगला चरण आता है 1919 से 1947 तक। 1947 में भारत आज़ाद होता है और 1919 से 1947 तक के काल को हम गांधी युग कहते हैं, जिसके मुख्य कर्ता महात्मा गांधी होते हैं और इनका मुख्य शस्त्र सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह के आधार पर ये पूरा काल चलता है और सत्य और अहिंसा पे महात्मा गांधी का अटूट विश्वास होता है। वो मानते हैं कि किसी भी एक नैतिक या महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारा जो साधन है, मार्ग है, वो भी सत्य और अहिंसा पर आधारित होना चाहिए, ना कि हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का पूरा नाम क्या है? गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी या करमचंद गांधी या महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। करमचंद गांधी इनके पिताजी हैं। महात्मा की इनको उपाधि दी गई थी। आइए इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ गुजरात में के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, जो राजकोट रियासत के दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई, जो एक आदर्श गृहिणी थी। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में ही कस्तूरबा बाई के साथ हो गया था। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे 1887 ईस्वी में।
और 1891 ईस्वी में ये भारत वापस आ गए थे। इसके बाद ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन यही आ गया, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893, 1895 या 1915 या 1916 ईस्वी में। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब जाते हैं? एक क्वेश्चन आता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत कब आते हैं? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में आते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जाते कब हैं? 1893 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में वो इंग्लैंड से भारत आते हैं बैरिस्टर की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद, और 93 में एक मुकदमे की पैरवी के लिए वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं 1893 में। इसके बाद वहाँ पे वो आंदोलन करते हैं और बहुत सारे भारतीयों का सहयोग भी करते हैं। 1893 ईस्वी में एक मुकदमे की पैरवी के लिए गांधी जी अफ्रीका जाते हैं और 1915 में वो भारत वापस आते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जाने वाले प्रथम बैरिस्टर और प्रथम उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय हैं। इतिहासकार एक हैं चंद्रन देवनेशन, जिन्होंने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया है। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी भी कहा जाता है। तो ये महात्मा शब्द जो आया है, तो चंद्रन देवनेशन जो एक इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बना दिया। वहीं से इनके महात्मा के रूप में इनको जाना जाता है, और महात्मा की उपाधि इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। सत्याग्रह के माध्यम से पहली बार दक्षिण अफ्रीका सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाया, और सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य पर अटल रहना ही सत्याग्रह कहलाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब? अभी इस पे चर्चा हो गई है, अभी हमने इस पे बात किया है। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, और उसके बाद ये अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ये ब्रिटिश भारत का 1 वर्ष तक भ्रमण करते हैं, और 1917 बिहार के चंपारण से ये अपने आंदोलन की शुरुआत करते हैं। सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार उन्होंने बिहार के चंपारण में ही शुरू किया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 1915 में एक सफल सत्याग्रही की ख्याति प्राप्त कर ये भारत आ जाते हैं, और गांधी जी के उदारवादी नेताओं में गोपाल कृष्ण गोखले, अभी बात हुई है, गोपाल कृष्ण गोखले से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें अपना ये राजनीतिक गुरु बना लेते हैं, और इन्हीं की सलाह पर गांधी जी 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या भीमराव अम्बेडकर ने? तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की है। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। पहला, 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा की गई थी। इसी को 1917 में साबरमती के किनारे, वर्तमान में जहाँ पे यह आश्रम स्थित है, वहाँ पे स्थानांतरित किया गया। तब से इसे साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। इसे तब 1915 में इसे सत्याग्रह आश्रम के नाम से स्थापित किया गया था 1915 में। 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया गया, तब से इसका नाम साबरमती आश्रम पड़ गया, और इस आश्रम की स्थापना सत्य और अहिंसा की प्रयोगशाला के रूप में किया जाता है, यह किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? चंपारण सत्याग्रह 1915, 1917, 1918 या 1921? चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू होता है। आइए देख लेते हैं। 1917 में बिहार के चंपारण जिले में यह आंदोलन शुरू होता है। राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण जाते हैं। वहाँ पे नील की खेती के विरुद्ध अंग्रेजों के अत्याचार के कारण आंदोलन करते हैं, और एक सत्याग्रही के रूप में गांधी की पहली विजय यहाँ पे होती है। अगला क्वेश्चन, खेड़ा सत्याग्रह कब शुरू हुआ या कब किया गया? 1917, 1918, 1919 या 1920? खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में किया जाता है। खेड़ा सत्याग्रह 1918, खेड़ा गुजरात में है। ये किसानों की फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान में छूट के लिए किसानों ने लामबंद होकर आंदोलन शुरू किया था, जहां पर गांधी जी ने इनका सहयोग करते हैं
और इनके सहयोगी के रूप में विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल भी आते हैं। और अंततः सरकार ने यह नियम बना दिया कि राजस्व की वसूली उन्हीं किसानों से की जाएगी जो राजस्व देने के योग्य होंगे, बाकी सबसे इसका वसूल नहीं किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब किया गया? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी 1918 में ही किया जाता है। इसके बारे में आइए देख लेते हैं। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया जाता है। ये गुजरात में है। प्रथम विश्व युद्ध और प्लेग की बीमारी के कारण महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण से मजदूर बोनस की मांग कर रहे थे। मजदूर मिल मालिक जो मजदूरों को पहले से बोनस मिल रहा था उसका 50% मांग कर रहे थे, जबकि अंग्रेजों ने 20% बोनस देने को तैयार थे और इसी का विवाद चल रहा था। तो गांधी जी के आंदोलन करने के बाद ये समझौता हो गया। मिल मालिकों ने 35% बोनस देने को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार गांधी जी के ये प्रथम 3 आंदोलन, चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा आंदोलन सफल होते हैं, जिसके कारण गांधी जी की एक राजनीतिक या कह सकते हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार होती है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में इनकी भूमिका बढ़ने लगती है। यहीं से अब आगे उसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की ओर इनका अगला कदम होगा। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एजुकेशन पॉइंट 1989 को। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले 1-2 दिन में लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।